बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब हम स्पेसिफिक इन्फेक्शंस पढ़ेंगे। इन्फेक्शंस में हमने टेटनस पढ़ना है, हमने डॉग बाइट पढ़ना है, हमने स्नेक बाइट पढ़ना है और एचआईवी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टेटनस पढ़ते हैं। देखिए, टेटनस जो है एक एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है ना, एक्यूट, लेकिन ये फैटल डिजीज़ है, याद रखें। सिटी हॉस्पिटल का वो पेशेंट याद है लास्ट टाइम, बिल्कुल जो लास्ट टाइम जो पेशेंट वो जो चाचा आया था अंग्रेज, वही वो जो फिर अगले दिन उसकी एक्सपायरी हो गई थी, वो टेटनस का पेशेंट था। देखो, जो टेटनस है ये किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ हम ग्राम पॉजिटिव एलोगरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इस एक्सोटॉक्सिन से टेटनस होती है, ठीक है ना। याद रखें, ये जो एक्सोटॉक्सिन है ये न सिर्फ मोटर एंड प्लेट्स को इफ़ेक्ट करता है, याद रखें, न सिर्फ ये मोटर एंड प्लेट्स को इफ़ेक्ट करता है, बट ऑल्सो ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह टेटनस की क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, टेटनस की देखो इसमें क्या होती है? जनरलाइज रिजिडिटी होती है, याद रखें, ठीक है। और साथ में क्या होता है? कन्वल्सिव स्पाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल्स होते हैं। देखो, मसल स्पाज्म की बात करें तो जॉ को ये इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जिसमें लॉन्ग जॉ होता है, ठीक है। राइसस सार्डोनिकस वगैरह आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी सी जो थोड़ा सा उधर चले जाएंगे एफ ए की तरफ भी, ठीक है। और उसके बाद ये जो मसल स्पाज पे नेक को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है, जॉ को भी इन्वॉल्व करता है, नेक को भी इन्वॉल्व करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इट गोज जनरलाइज्ड, ठीक है ना, जनरलाइज्ड कन्वल्सिव स्पाज में चला जाता है और जो स्केलेटल मसल की टोन बढ़ जाती है और स्केलेटल मसल की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है ये एक सिलेंडर ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक रॉड होता है, ठीक है ना। सिलेंडर ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक रॉड होता है। एनारोबिक से बात एक याद आ गई, जब हम एनएमसी में वार्ड 3 में थे तो वो सर की बात याद है कि टेटनस का वूंड जो है वो सर ने ओपन किया था, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। तो जो ये फिर जो बैक्टीरिया है, ये रॉड है, ये फिर टर्मिनल स्पोर बना देता है, ठीक है, टर्मिनल स्पोर बना देता है। और वो फिर किस तरह का होता है? ऐसे ड्रम स्टिक टाइप का स्पोर बन जाता है इसका, ठीक है ना। अब जहाँ तक क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की बात है तो ये सेंसिटिव होता है, बैक्टीरिया की बात है ना, ये बैक्टीरिया की बात है। हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, फिर बात करेंगे स्पोर की। बैक्टीरिया जो है सेंसिटिव टू हीट होता है और इट कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये एनारोबिक है ना, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाता। जबकि स्पोर की बात करें, इसके जो ड्रमस्टिक टाइप टर्मिनल स्पोर की, तो ये जो स्पोर है ये फिर रेजिस्टेंट टू हीट होता है, अनलाइक बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया सेंसिटिव टू हीट है, इसका स्पोर रेजिस्टेंट टू हीट है। और फिर क्या होता है? ये रेजिस्टेंट टू यूजुअल एंटीसेप्टिक्स होता है, ठीक है। हीट और एंटीसेप्टिक्स के लिए ये क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है। अच्छा, देखो, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ आपको पता होगा ना, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। देखो, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो गैस गैंग्रीन कराता है, गैस गैंग्रीन का पेशेंट भी, जब आपको याद है ना, हम ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए हट के गैस गैंग्रीन की बात करूंगा, ठीक है ना। गैस गैंग्रीन में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसी का भाई होता है, ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का भाई होता है, जिसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसेल बोलते हैं। डिफिसेल के भी स्पोर्स होंगे। तो देखो, इस पेशेंट को जब हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को जब हम ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं ना, एम्पुटेशंस वगैरह के लिए, डिब्राइडमेंट के लिए, तो हाँ, एक दिन के लिए पूरे ओटी को बंद कर देते हैं हम, इतने ये स्पोर्स अजीब से रेजिस्टेंट होते हैं। तो इसी तरह क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के स्पोर्स भी रेजिस्टेंट टू हीट और रेजिस्टेंट टू यूजुअल एंटीसेप्टिक्स होते हैं, याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो स्पोर्स हैं ये इतने डीट की हड्डी होते हैं स्पोर्स कि ये ऑटोक्लेविंग करें ना आप, ऑटोक्लेविंग अप टिल 250 फ़ारेनहाइट और 121, ये बराबर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड के, 10 से 15 मिनट तक अगर आप ऑटोक्लेविंग करें तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं ये स्पोर्स। और फिर ऑल्सो न सिर्फ ऑटोक्लेविंग के लिए बल्कि ये फिनोल और अदर केमिकल एजेंट्स के लिए भी ये रेजिस्टेंट होते हैं, फिनोल और अदर केमिकल एजेंट्स के लिए भी ये रेजिस्टेंट होते हैं। याद रखो, ये स्पोर्स कहाँ होते हैं? सॉइल में, ठीक है, और फीसिस में, मट्टी में और टट्टी में ये होते हैं। और कहाँ का? फीसिस ऑफ हॉर्स, फीसिस ऑफ शीप, फीसिस ऑफ कैटल, फीसिस ऑफ डॉग्स,
कैट्स, पिग्स और चिकन्स, इन सब में क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई मौजूद के स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना। मणो जो होता है, मणो में लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है। इवन एग्रीकल्चरल एरियाज़ में भी जो ह्यूमंस होते हैं उनकी उसमें ये हार्बर करते हैं। ह्यूमंस हार्बर दिस इन एग्रीकल्चरल एरियाज, याद रखें। ठीक है ना यार, देखो ये ह्यूमंस हार्बर दिस, ठीक है। सही है। देखो अब हमें जो चोटें लगती हैं, देखो जो चोटें लगती हैं सगु वगैरह में और इधर उधर, ठीक है ना, तो एनोर असर तो करे अनुचित ने भी नहीं, ऐसे मतलब अनतुनुष के बेस अनु हार्बर तो नहीं थी ना। ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स, देखो स्पोर्ट्स जो हैं स्किन सरफेस पे पाए जाते हैं इंसान के, और कंटेमिनेटेड हीरोइन में भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनस जो है इसका फिर मैंने कहा ये एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करता है। और ठीक है ना, तो कौन से एक्सोटॉक्सिन ये सिक्रीट, एक्सोटॉक्सिन तो एक गार्बेज टर्म है ना, कौन से, इसका नाम क्या है, टेटनोलाइसिन है और टेटनोस्पाज्मीन है, दो एक्सोटॉक्सिन्स ये सिक्रीट करता है। अच्छा, दो टेटनोलाइसिन जो है इसका जो फंक्शन है इट इज़ नॉट नोन। टेटनोलाइसिन का जो फंक्शन है इट इज़ नॉट नोन विथ सर्टेनिटी, यानी यकीन से हम कुछ कह नहीं सकते कि ये करता क्या है। ठीक है। जबकि टेटनोस्पाज्मीन जो है, ठीक है ना, यही टेटनोस्पाज्मीन है जो क्लिनिकल पिक्चर ऑफ टेटनस कराता है। ये एक असल में न्यूरोटॉक्सिन है। टेटनोस्पाज्मीन इज़ अ न्यूरोटॉक्सिन, याद रखें। और याद रखें कि ये मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन है। ठीक है ना, मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ वेट ये मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन है। याद रखो इसका जो लिथल डोज है 2.5 Ng/kg इसका लिथल डोज है। ठीक है ना, 2.5 Ng/kg। अगर हम 70 kg बंदे के लिए इस्तेमाल करना चाहें उसको मारने के लिए, तो उसको लिथल डोज कितनी बनती है, 175 Ng। ठीक है ना, आप अंदाज़ा करें 175 Ng से ये बंदा मर जाए। Ng पता नहीं, इतना सा नज़र भी नहीं आता होगा Ng। ठीक है ना। जहाँ तक फिर नैनोग्राम की बात की जाए तो नैनोग्राम इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ ग्राम, याद रखें। एंड नैनोग्राम इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ ग्राम। तो फिर उस हिसाब से देखो 2.5 Ng/kg लिथल डोज है। इसको अगर 70 kg में कैलकुलेट किया जाए तो 175 Ng/kg। फिर 40 kg मेरे जैसा बंदा, जो हल्का जो बंदा है, वो तो फिर पता नहीं उसके लिए कितना चाहिए होगा। ठीक है ना। तो पैथोजेनेसिस की बात करें, देखो अगर तो कोई वूंड पेशेंट को लगता है तो इस वूंड के ज़रिए जो एक्सपोजर होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के स्पोर्स को। ठीक है ना। अब जो वूंड में जब ये इंटर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये जर्मिनेशन होती है। स्पोर्स की जर्मिनेशन याद रखें डिक्रीज ऑक्सीजन कंडीशन में होती है। यही तो वजह है कि हम जो कोई वूंड होता है उसको हम खोल लेते हैं ताकि डिक्रीज ऑक्सीजन कंडीशन वहाँ पे ना हो। ठीक है ना। तो ये इसीलिए डिक्रीज ऑक्सीजन कंडीशन के में से ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं इनसे। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। ये टॉक्सिन जब प्रोड्यूस होता है तो ये फिर डिसेमिनेट कर जाता है, यानी कि पूरी बॉडी में चला जाता है। कैसे, थ्रू ब्लड और थ्रू लिम्फेटिक्स, ये पूरी बॉडी में चला जाता है और फिर क्या करता है, ठीक है, बॉडी में, पूरी बॉडी में चला जाता है। तो ये टेटनस टॉक्सिन जो है ये क्या करता है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स में इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना, जब ये इनहिबिटरी इसके जब ये रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करता है तो ये फिर क्या होती है, इनहिबिटरी इम्पल्स ब्लॉक हो जाती है। देखो टेटनस टॉक्सिन डिसेमिनेट होकर पूरी बॉडी में थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक्स जब जाता है तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स में जब जाता है तो वहाँ ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो जब इस न्यूरोट्रांसमीटर को जब ब्लॉक करता है तो आगे क्या ब्लॉक होती है, इनहिबिटरी इम्पल्स भी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से कंट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, वो क्या होती है, अनअपोज्ड मसल कंट्रक्शन हो जाती है और अनअपोज्ड मसल स्पाज्म और कंट्रक्शन एक ही बात है। ठीक है ना।
याद रखें, यही मैकेनिज़्म है टेटनस टॉक्सिन का। ठीक है ना। फिर देखो सीजर्स भी इसमें आ सकते हैं, और सीजर्स के साथ देखो एएनएस भी इफ़ेक्ट हो सकता है, एएनएस भी इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। देखो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है टेटनस का, दैट रेंजेस फ्रॉम 3 to 21 डेज़। ठीक है ना, 3 to 21 डेज़, और यूजुअली ये 8 दिन में आपको सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। ठीक है ना। अगर जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की जाए तो मोर्टेलिटी रेट इसमें लेस देन 10% है। अगर ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट ना हो तो फिर ये फेटल कंडीशन है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें, टेटनस की ट्रीटमेंट की बात करें, तो दो ऑप्शंस में हम बताएंगे आपको ट्रीटमेंट, ए और बी। ए में हम बताएंगे कि देखें कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द अनबोर्न टॉक्सिन हमने करनी होती है। ठीक है ना। और बी में हम बताएंगे कि हमने स्टॉप कैसे करनी है फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन को। ठीक है, ये दो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको हम या तो आईवी देते हैं और या तो हम आईएम देते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम न्यूट्रलाइज कर पाते हैं अनबाउंड जो जितना भी टॉक्सिन है बॉडी में सर्कुलेशन में उसको। ठीक है। अच्छा, अब हम जो ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये हम कितने यूनिट्स देखें, इसके 500 यूनिट्स जो हैं हम ठीक है ना, तो इसके 500 यूनिट जो है काफ़ी हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें इस बुक में लिखा है कि 500 यूनिट्स आर एज इफ़ेक्टिव एज 3000 से 6000 यूनिट्स हैं। ठीक है, याद रखें कि जो एडिशनल डोजेज़ आर नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप एडिशनल डोजेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो एंटीटॉक्सिन होता है ना, इसकी जो हाफ़ लाइफ है, इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ही लॉन्ग होती है, इससे आपने परेशान नहीं होना। मतलब इसी की ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं सर्कुलेशन में मौजूद अनबोर्न टॉक्सिन को। कैसे, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। ठीक है। अब हम दूसरा काम कैसे कर सकते हैं, मतलब स्टॉप कैसे करेंगे फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन को। ठीक है। ठीक है, तो हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन को। देखें, एक तरफ हम एंटीबायोटिक्स देंगे और दूसरी तरफ हम वूंड डिब्राइडमेंट करेंगे। यहाँ पे दो बातें हैं, वूंड डिब्राइडमेंट और एंटी बायोटिक्स। ठीक है, वूंड डिब्राइडमेंट में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ऑल द डीवाइटलाइज्ड टिश्यू को हम रिमूव करते हैं। इस टिश्यू के डाउन फिर बग ग्रो करते हैं, इसको डिब्राइड करके ओपन करना है ताकि ग्रोथ कम हो सके। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एक टिश्यू है, बंद है। ठीक है, इसको ऐसे ओपन करेंगे, डिब्राइड करेंगे ताकि जो एनारोबिक कंडीशन ख़त्म हो सके, और उसके बाद इसकी ग्रोथ भी कम हो सके। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है, वोंड डिब्राइडमेंट। दूसरा क्या है कि दूसरा जो है मेट्रोनिडाज़ोल इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। याद रखें, एंटीबायोटिक्स में मेट्रोनिडाज़ोल, और ये हम 7 से 14 दिन के लिए देते हैं। और फिर बेंजाइल पेनिसिलिन जो है वो लेस सूटेबल समझी जाती है। क्यों बेंजाइल पेनिसिलिन, देखें, क्योंकि इट एग्रीवेट्स द इफ़ेक्ट्स ऑफ टेटनस टॉक्सिन, जिसकी वजह से ये हम ये लेस सूटेबल समझी जाती है। और फिर एक तो एग्रीवेट करती है टेटनस टॉक्सिन के इफ़ेक्ट को, यानी कि वर्सन करती है फिट्स को। कौन, बेंजाइल पेनिसिलिन। याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। ठीक है ना। तो देखो कि टेटनस की ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, हमने पढ़ा कि प्रिवेंशन ऑफ फर्दर जो टॉक्सिन प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और तीसरा हमने पढ़ना है कि हमने कंट्रोल ऑफ स्पाज्म्स कैसे करना है। चौथा फिर हमने पढ़ना है कि जो सपोर्टिव केयर, ये सारी ट्रीटमेंट में आ जाती है। देखो शुरू में हमने आपको यहाँ पे जो दो चीज़ें बताई थी ट्रीटमेंट में, ए और बी दो चीज़ें हैं, वो एक्चुअली दो तो हैं, लेकिन दो सिर्फ दो नहीं है, बल्कि दो से लेके अभी 4 हो गई हैं, 2 दूनी 4 हो गई हैं। देखो, न्यूट्रलाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर टॉक्सिन, कंट्रोल ऑफ स्पाज्म्स, और सपोर्टिव केयर। तो अब हमने ये पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन, हमने प्रिवेंशन भी पढ़ा। अब कंट्रोल ऑफ स्पाज्म्स हम कैसे करते हैं, देखो सी,
कंट्रोल ऑफ स्पाजम्स, ठीक है, ठीक है ना। तो कंट्रोल ऑफ स्पाजम्स की बात की जाए तो नर्सिंग इन अ क्वाइट रूम, सबसे पहले तो आपने पेशेंट को एक ऐसी जगह में लेके जाना है जहाँ शोर बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, शोर ना हो। उसके बाद फिर दूसरी पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ ऑल अननेसेसरी स्टिमुलाई, इवन पंखा भी आपने ऑन नहीं करना ताकि पंखे का जो आवाज़ निकलता है, ठीक है ना, वो जो है पेशेंट को ये स्पाज्म जनरेट करता है, ठीक है ना। इसी तरह फिर स्पाज्म देखो, क्योंकि लॉकजा होती है तो एयरवे प्रोटेक्शन आपने पेशेंट को देनी है। फिर आपने साथ साथ बेंजोडाइज़ेपिन्स देनी है पेशेंट को। बेंजोडाइज़ेपिन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको सोते रहने का आपने वो देना है, ठीक है। डायज़ेपाम हम दे सकते हैं 250 mg पर डे के हिसाब से, ये फर्स्ट लाइन बेंजोडाइज़ेपिन थेरेपी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो बेंजोडाइज़ेपिन्स आर फर्स्ट लाइन, तो सेकंड एंड थर्ड लाइन क्या है, सेकंड लाइन पे हमारे पास बारबिटूरेट्स हैं और क्लोरप्रोमाजीन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं कंट्रोल ऑफ स्पाज्म के लिए, ये सारे मेजर्स, ठीक है, रोक के आप पढ़ भी सकते हैं। फिर सी में हमारे पास क्या आता है, सपोर्टिव थेरेपी, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी सॉरी डी में हमारे पास सपोर्टिव थेरेपी आ जाती है। सपोर्टिव थेरेपी में एयरवे प्रोडक्शन है, प्रोटेक्शन है, ठीक है, इसको आपने मेंटेन करनी है, ठीक है। और फिर क्या है, ठीक है। इसी तरह जो पेशेंट है, पेशेंट को इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रेकियोस्टोमी की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, विद और विदाउट क्या, विद और विदाउट वेंटिलेशन, ठीक है, विद और विदाउट वेंटिलेशन पेशेंट को ट्रेकियोस्टमी और इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। पेशेंट को आपने एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है, न्यूट्रिशन केयर आपने रखनी है पेशेंट की, ठीक है। इसी तरह और क्या, ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन है, सेकेंडरी चेस्ट इन्फेक्शन एस्पायरेट करके इस तरह हो सकता है, इसको आपने ट्रीट करना है। तो ये सारी सपोर्टिव केयर आप रोक के देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। फिर पेशेंट को अगर बेड सोर्स है तो उसकी प्रिवेंशन आपने करनी है। फिर बाउल, ब्लैडर एंड फ्लूइड मॉनिटरिंग, ठीक है ना, ये आपने देखनी है। फ्लूइड मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, ब्लैडर फॉलीज पास करेंगे, एनजी पास करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट के साथ करनी है। और कार्डियोपल्मोनरी मॉनिटरिंग भी आपने करनी है पेशेंट की, ठीक है ना। तो ठीक है, ये सारी की सारी आती हैं सपोर्टिव केयर में, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन देखें, वैक्सीनेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन देखो, याद रखो, पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम टेटनस मस्ट बी गिवन एक्टिव टेटनस वैक्सीन, ठीक है। पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम टेटनस मस्ट बी गिवन एक्टिव टेटनस वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा देखो, याद रखो कि टेटनस प्रोफाइलेक्सिस आफ्टर ट्रामा, देखो इसमें आपको पॉइंट बताता हूँ कि एक पेशेंट है, उसको ट्रामा हुआ है, ठीक है ना, उसको ट्रामा हुआ है, ठीक है। अब जो ट्रामा है वो आया है, लेके आया है पेशेंट, ठीक है। अब डिसीजन जो है आपका, कि आपका डिसीजन जो है कि इस पेशेंट को टेटनस प्रोफाइलेक्सिस लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये हर पेशेंट के साथ होना चाहिए, हर पेशेंट के साथ होना चाहिए। आपने डिसाइड करना है कि ये पेशेंट को लगना चाहिए कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो उस केस में देखें, सिग्रीगेट करने के लिए कि किसको लगना चाहिए किसको नहीं, तो क्लीन वूंड्स में, क्लीन वूंड्स होना उसमें टेटनस अनलाइकली होता है, ठीक है, इसमें टेटनस नहीं होता, ठीक है ना। और उसके बाद जो फिर टेटनस प्रोन वूंड्स होते हैं ना, टेटनस प्रोन वूंड्स वो डर्टी वूंड्स होते हैं। तो टेटनस प्रोन वूंड्स फिर आपने देखने हैं कि टेटनस प्रोन वूंड्स की डेफिनेशन क्या है, ये आपको आनी चाहिए। एक बार अगर आपको टेटनस प्रोन वूंड की डेफिनेशन आ गई तो आप आसानी से पेशेंट को सिग्रीगेट कर सकते हैं, ये तो क्लीन है, इसको छोड़ दो, फिर ये टेटनस प्रोन वूंड है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप वैक्सीन करोगे, इस तरह आपने देखना है। अब हम देखते हैं टेटनस प्रोन वूंड है क्या, ठीक है, ठीक है ना। तो टेटनस प्रोन वूंड TPW, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप कैसे करोगे डिफाइन इसको कि वूंड टेटनस प्रोन है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए देखें, वूंड दैट इज सस्टेन्ड मोर देन 6 आवर्स बिफोर सर्जरी, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है डिफाइन करने के लिए। दूसरा पॉइंट, वूंड जो है, वूंड सस्टेन्ड, कोई यानी कि कोई इंजरी हुई है एट एनी इंटरवल, ठीक है ना, अच्छा, एनी इंटरवल आफ्टर इंजरी विच इज़ पंक्चर टाइप,
जो कि पंक्चर टाइप वूंड है। और दूसरा क्या है, उसमें क्या है, डिवाइटलाइज टिश्यू भी काफ़ी ज़्यादा है और सॉइल से उसमें सॉइल लगी हुई है, उसमें मनो लगा हुआ है और उसमें बाइट्स की वजह से वो वूंड है। तो ये वूंड भी टेटनस प्रोन वूंड समझा जाएगा। तो टेटनस प्रोन वूंड में आपने 2 बातें याद रखनी है। वूंड सस्टेन्ड मोर देन 6 आवर्स बिफोर सर्जरी, वूंड सस्टेन्ड एट एनी इंटरवल आफ्टर इंजरी बट which is a puncture type of wound or which is due to bites, which is full of mano, which is full of soil। तो ये सारे के सारी चीज़ें टेटनस प्रोन वूंड को डिफाइन करती हैं। ठीक है ना। देखो टेटनस में आप हाइपरबारिक ऑक्सीजन भी आप पेशेंट को दे सकते हो, यानी कि टेटनस जो है एक इंडिकेशन है, इस वन ऑफ द इंडिकेशंस फॉर हाइपरबारिक ऑक्सीजन। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं एट 1 to 2 एटमॉस्फेयर्स अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ए कंप्रेशन चैम्बर। ठीक है ना, ऑक्सीजन देते हैं इन ए कंप्रेशन चैम्बर और इस कंप्रेशन चैम्बर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना बढ़ाते हैं, 1 to 2 अबव द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, इसमें देते हैं हम। ठीक है ना, इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि ताकि हम कर सकें इंक्रीज्ड आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ा सकें। ठीक है, इसीलिए हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हैं। वैसे हाइपरबारिक ऑक्सीजन के इंडिकेशंस की बात की जाए तो इसके इंडिकेशंस में देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉप की इंडिकेशन है, फिर टेटनस और गैस गैंग्रीन हमारे पास इंडिकेशन है। ठीक है ना, उसके बाद देखो जो कैंसर थेरेपी टू पोटेंशिएट इफेक्ट ऑफ रेडियो कीमोथेरेपी। अब कैंसर थेरेपी में भी हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की इफेक्ट को पोटेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपरबारिक ऑक्सीजन दे सकते हैं। आर्टीरियल इंसफिशिएंसी हो तो भी हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, डिकम्प्रेशन सिकनेस में भी हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइपरबारिक ऑक्सीजन इन टेटनस में।